हमारी पार्लियामेंट के अंदर 43% पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं और उसमें से 29% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती ये सारे चार्जेज हैं। और ऐसा नहीं है कि खाली एमपीज ही हैं, हमारे एमएलएज भी इसमें पीछे नहीं है। अगर मैं 2015 के दिल्ली इलेक्शन की बात करूं तो उसमें से 70 में से 43 नेता ऐसे जीत के आए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं। और अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो 37 एमएलएज ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया हो, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। ये वो चार्जेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं, मतलब पुलिस गई है वहां पर, उसको एविडेंस कंफर्म हुए हैं, आई विटनेस मिले हैं, ये वो चार्जेज हैं। तो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट हम ऐसे ही इलेक्शन के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस मैसेज को और लोगों तक जरूर पहुंचाना। ये प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी सी है कि पार्टी क्रिमिनल को टिकट न दे और लोग क्रिमिनल्स को वोट न दे, लेकिन इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है और अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। 99 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसे एडीआर नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग। ये जो भी क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स में, इसके लिए पीआईएल डाली गई दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पीआईएल एक्सेप्ट कर ली तो ये चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई थी। पर ये जो नेताजी है जिन्हें हम जिता के लाते हैं, ये सब लोगों ने मिलकर उस पीआईएल के आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी अपील खारिज हो गई तो हमें वो देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था। ये सारी की सारी पार्टियां एक हो गई और जब हमारे देश की सिक्योरिटी की बात आती है, जैसे उरी अटैक हो गया या बालाकोट हो गया या हमले वाली सिचुएशन बनती है, तब भी ये पार्टियां एक नहीं होती। लेकिन इस चीज़ के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गई थी और ये सारी चीज़ें एक ही जगह आके फंस जाती है। इंडिया के कानून के हिसाब से जब तक किसी भी आदमी के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक वो बेकसूर है और उसी चीज़ का फ़ायदा ये नेता लोग उठाते हैं। अगर कोई आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज है तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि कलर की जॉब के लिए भी उसको दिक्कत आ जाएगी। लाखों कैदी ऐसे हैं जिन पर अभी जजमेंट नहीं आया है, जो अंडर ट्रायल है, उनको जेल में डाल रखा है। ये जो सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती है सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए होती है, बाकी किसी के लिए भी नहीं। इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में पार्टी के लिए इतना मुश्किल होता जा रहा है ऐसे कैंडिडेट को चुनना जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। एडीआर की रिसर्च के हिसाब से क्रिमिनल कैंडिडेट के चांसेस 3 गुना ज़्यादा होते हैं जीतने के क्लीन कैंडिडेट के मुकाबले। एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और मसल पावर का परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है इन पार्टीज के लिए। जैसे पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठी करनी हो, सेल्फ फाइनेंसिंग हो, ब्लैक मनी, कैंपेनिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना हो, हर एक चीज़ में माहिर होते हैं ये लोग, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की ये पहली पसंद बन जाते हैं। पहले ये लोग इतनी डिमांड में नहीं थे, पहले वही भीड़ इकट्ठी करना, बूथ कैप्चरिंग, इन सभी चीज़ों तक ये लोग लिमिटेड थे। लेकिन ये जैसे जैसे इनकी वर्सलिटी बढ़ती गई, ये पॉलिटिक्स पार्टीज की पहली पसंद बन गई और पार्टीज की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन कास्ट और सिस्टम फेलियर की वजह से लोगों की भी मजबूरी बन जाती है इनको वोट देना। आज की डेट में एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी आपको जुगाड़ की जरूरत होती है, लेकिन वही अगर आप किसी कास्ट वाली नेता के पास जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब दिखेगा लेकिन काम हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम कमज़ोर है ये मजबूर करता है लोगों को इन लोगों को वोट देने के लिए, और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि ये सिस्टम कभी स्ट्रॉन्ग ही ना हो। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो हर नेता यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिस्टम सारा खराब है, सिस्टम में ये कमियां हैं और हम तुम्हें इस सिस्टम से बचा लेंगे। और गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते वो खुद अमीर हो जाता है। जीतने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है, एक एरिया डिसाइड करो, उस एरिया की कास्ट कैलकुलेशन कर लो, जो कास्ट मेजोरिटी में है उसका रॉबिनहुड टाइप या बाहुबली टाइप एक नेता खड़ा कर दो। क्यों सिस्टम काम नहीं कर पा रहा वो काम तुम करने लगो, लोग तुम्हें वोट देने लगेंगे। इन केस अगर कोई ज़्यादा होशियार बन रहा है या लोगों में ज़्यादा समझ आ गई है तो एक छोटा सा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगा तुम्हें वोट देना। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज CMS, इसके हिसाब से लास्ट लोकसभा जो 2019 का था उसमें 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा इन्वॉल्व था। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है इलेक्शन में। तुम्हें क्या लगता है इतना पैसा खर्च करके कोई जब आएगा तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखे? ऐसे ये सारी पार्टीज आपस में कितना लड़ती जाती है, कितने वैचारिक मतभेद हैं इनके आपस में, लेकिन जब भी ट्रांसपेरेंसी पार्टी फंडिंग की बात आती है ये सब लोग एक जैसा राग अल पाते हैं। ये लोग कभी भी पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आने ही नहीं देंगे। एक बार जब ये लोग पावर में आते हैं ना, पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है और जो पुलिस वाले उनके हिसाब से नहीं चलते उनका ट्रांसफ़र हो जाता है।
144 पुलिस ऑफिसर 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देख रही हैं। और जब हमारे नेताओं की बात आती है तो 47,000 पुलिस वाले 14,842 नेताओं को सिक्योरिटी दे रही हैं। कभी किसी क्रिमिनल को देखा जिसके आगे पीछे IPS, IAS पुलिस वाले जी हजूरी कर रहे होते हैं। ये बहुत ही वर्स्ट सीन होता है। हर साल रिपोर्ट आती है कि 75% से ज़्यादा लोगों को पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। इंडिया इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर पुलिस को देख के इंसान सेफ फील करने की बजाय डरता है। और ये सारा सिस्टम, ये जो वीक सिस्टम है, हमारे नेताओं को बहुत सूट करता है, क्योंकि जिस दिन ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएगी। इंडिया की 65% आबादी 35 की एज से भी नीचे है। जो हमारा लोकसभा है उसकी एवरेज एज है 54 और राज्यसभा की एज है 63.5। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना टॉप 10 यंग पॉलिटिशियन, तो एक भी नाम उसमें ऐसा नहीं होगा जिसका कोई फैमिली से पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो। एक दो केस अगर छोड़ दे तो आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में घुसने का रास्ता नहीं है। आज़ादी के बाद से 0.5% से भी कम पॉलिटिशियन ने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है। वहाँ पर कभी नहीं भेजते ये लोग अपने बच्चों को। हम लोग इनसे मैनिफेस्टो में डिमांड ही कहाँ करते हैं। इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे शैडो कैबिनेट, वो हमने छोड़ दी। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और ये लोग हमें पता लगने भी नहीं देते। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही एग्जांपल लूँ तो जो भी रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पैरेलल एक अपोजिशन का भी फाइनेंस मिनिस्टर असाइन हो जाएगा। और जो रूलिंग पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है उसकी एक्टिविटीज़ को अपोजिशन का फाइनेंस मिनिस्टर लोगों तक पहुँचाएगा। और ये लोगों के लिए एक बड़ा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि छोटे से छोटे काम के लिए भी हमारे इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है। तो एक्चुअल में किस नेता की गलती है पता ही नहीं चल पाता। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को पार्टी से मैनिफेस्टो में डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हमेशा मंदिरों और मस्जिदों के लिए ही लड़ते हैं। ये सारी चीज़ें एकदम से तो सही हो नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे हाथों में है कि हम कम से कम किसी क्रिमिनल को वोट न दें। और ऐसा तो होता नहीं है कि सारे के सारे लाइन से क्रिमिनल ही खड़े हो जाते हैं। अब हमें बस इतना करना है कि जो भी कैंडिडेट क्रिमिनल है हमें सिर्फ उसे वोट नहीं देना है, भले ही वो हमारी फेवरेट पार्टी का ही क्यों ना हो, भले ही वो हमारी कास्ट का क्यों ना हो। बस एक दो बार हमें ऐसा करना है, फिर इन लोगों को टिकट ही मिलना बंद हो जाएगा। जितनी रिसर्च हम अपना मोबाइल फ़ोन खरीदने में करते हैं ना, उसकी 10% रिसर्च भी अगर हमने कैंडिडेट के बारे में कर ली तो ये क्रिमिनल जितने भी है पार्लियामेंट में नहीं दिखेंगे, ये वहीं दिखेंगे जहाँ इनको होना चाहिए।